इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर अब काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये एक तस्वीर है, इसको ड्रैग करके मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ले आया हूँ। ये हमारी मेजर तस्वीर होगी। अब इस तस्वीर के अंदर से इस ईगल को सब्सट्रैक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर इस तस्वीर के लॉक को ओपन करूँगा और फिर यहाँ से इस तस्वीर की सबसे पहले मैं सैचुरेशन कम करूँगा, यानी इस तस्वीर को मैं ग्रे यानी ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर चेंज करूँगा। लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर जाकर, जो कि मैंने यहाँ विंडोज़ एडजस्टमेंट्स से आके ऐड की हैं, वहाँ से मैं दूसरी लाइन में पहली जो हमारी एडजस्टमेंट है यूज़ सैचुरेशन की, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके ऐड होने के बाद मैं यहाँ से सैचुरेशन का जो एलिमेंट है, सैचुरेशन का मतलब ये है कि कलर्स जो हैं वो किस तरह से सही तरीके से नज़र आ रहे हैं या फिर सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी मैं उनसे उनके कलर की अमाउंट ले रहा हूँ, उनकी ह्यू जो है वो उनसे ले रहा हूँ। जबकि जो नीचे लाइटनेस है, लाइटनेस का मतलब है कि मैं उनसे उनकी ब्राइटनेस का लेवल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसके कलर को लूँगा, यानी तस्वीर की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल पहले वाली होगी। यहाँ पे सैचुरेशन लेने के बाद मैं ऊपर आऊँगा और सैचुरेशन को बिल्कुल ज़ीरो करने से थोड़ा पहले अगर हम लोग रखें तो यहाँ पर मैं सैचुरेशन के अंदर एक कलर ऐड कर सकता हूँ, यानी ये होगी ब्लैक एंड वाइट ही, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा रंग मौजूद होगा। यहाँ से मैं ब्लू कलर लूँगा कि मेरी जो उकाब की तस्वीर है उसके अंदर मुझे हल्का सा एक ब्लू सा कलर नज़र आए, जो कि इस वक्त एक सयान और ब्लू का कम्बिनेशन है। यहाँ पे ये कलर अचीव करने के बाद मैं इस प्रॉपर्टीज़ के पैनल को बंद करूँगा और ये हमारा एक उकाब का एक सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। यहाँ पे आकर टूल पैनल से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वांड टूल शो हो रहा होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन हो जाएगा। उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा करूँगा जो कि मेरा जो बर्ड है उसको बिल्कुल कवर कर लेगा। तो ये देखो, उसने बिल्कुल उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फ़ौरन से इसको कंट्रोल जे नहीं करेंगे, यानी फ़ौरन से इसकी एक नई लेयर नहीं बनाएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर एक हल्का सा जो है वो इसके किनारों पर एक ब्लर यानी धुंधलापन जो है वो हम शामिल करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हमारी सिलेक्शन जो है वो ओके है यानी ऑन है और हमारी सिलेक्शन की जो दरकार लेयर है जिससे हमने सिलेक्शन निकालनी है वो भी सिलेक्टेड है, मैं ऊपर आऊँगा। सबसे ऊपर वाली मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे फ़िल्टर का, बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन होगा, यानी हमने सिलेक्ट यानी सिलेक्शन के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है। सिलेक्ट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन होगा, जिसके अंदर मेरे पास फेदर का ऑप्शन है, शिफ्ट F6। फेदर के ऑप्शन को क्लिक करने पे ये मुझे पूछेगा कि कितने पिक्सेल्स की बाउंड्री को ब्लर करना है। तो मैं यहाँ पर 20 पिक्सेल्स की बाउंड्री को पहले ब्लर करके देखता हूँ कि क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सही इफ़ेक्ट निकल आएगा 20 पिक्सेल्स की बाउंड्री डिफ़ाइन करने से। जब ये बाउंड्री की जो ब्लरनेस है यानी जो फेदर है जो अभी हमने अप्लाई किया है, जब वो अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो वो जो फाल्कन की तस्वीर है वो हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो तस्वीर है इसके ऊपर फेदर बहुत ज़्यादा अप्लाइड है, यानी किनारे बहुत ज़्यादा धुंधले हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नई लेयर बनाऊँगा। नीचे से आकर मैं यहाँ पे प्लस के आइकन से एक नई लेयर क्रिएट करूँगा। नई लेयर क्रिएट के बाद अब मैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा जिससे मेरा बैकग्राउंड बनेगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के अंदर आऊँगा, ये कलर पिकर वाले कलर्स में, और ऊपर वाले कलर में कोई भी डार्क ग्रे का शेड सेलेक्ट कर लूँगा।
यहाँ से हल्का सा येलोइश कलर मैं लूँगा और येलोइश डार्क ग्रे जो है वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। येलोइश कलर क्यों लिया है? क्योंकि जो मेरा बर्ड है उसका जो यानी जो परिंदा है उसका जो रंग है वो नीला है, तो मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट कलर ले रहा हूँ येलो, और उसके अंदर डार्क ग्रे ले रहा हूँ, डार्क ग्रे ले रहा हूँ, ताकि एक हल्का सा जो है वो कंट्रास्ट मुझे मिल जाए। यहाँ पे इसको ओके करूँगा और बैकग्राउंड कलर के अंदर येलो की शेड के अंदर ही एक लाइट ग्रे कलर ले लूँगा, जो कि तकरीबन यहाँ से मैंने लाइट ग्रे ले लिया है। तो मेरे पास एक डार्क ग्रे है ऊपर वाले में और नीचे मेरे पास एक लाइट ग्रे है। इन दोनों कलर्स को डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ ऊपर आऊँगा। सिलेक्टेड है मेरी जो नई लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है इस वक्त। ऊपर आऊँगा और यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करूँगा। फ़िल्टर के ऑप्शन के अंदर रेंडर का ऑप्शन होगा, रेंडर के ऑप्शन के अंदर क्लाउड्स का ऑप्शन होगा। यानी अब मैं यहाँ पे तस्वीर के अंदर मसनूई बादल बनाऊँगा, आर्टिफिशियल क्लाउड्स को क्रिएट करूँगा, जो कि मुझे एक आसमान की जो है वो लुक प्रोवाइड करेंगे, आसमान की का एक मंज़र मुझे दिखाएंगे। मेरे पास बहुत से क्लाउड्स आ गए हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल एक नकली सा आर्टिफिशियल सा लग रहा है। इसको वो हकीकी जो लुक है वो मैं किस तरह से दूंगा? लेयर मेरी सिलेक्टेड है जो कि बादलों वाली लेयर है, उसको मैं कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म करूँगा कंट्रोल टी के ज़रिए। कंट्रोल टी प्रेस करने पर वो मुझे इसके किनारों पे वो बॉक्सेस दे देगा और यहाँ से फिर मैं इसको खींच कर बड़ा कर लूँगा यहाँ तक कि मुझे एक साइज़ मिल जाए जो कि लगे कि वो असली बादलों का साइज़ है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये साइज़ ठीक लग रहा है, तो लेयर पैनल के अंदर आकर खाली जगह पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं एंटर की को प्रेस कर सकता हूँ। जूम इन करता हूँ, क्या वो पिक्सेलेटेड तो नहीं है? नहीं। तो जो फ़िल्टर है वो इस तरह से पिक्सेलेटेड नहीं होता है, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी फ़िल्टर हो, चाहे वो आग वाला यानी फ्लेम फ़िल्टर है या कोई भी फ़िल्टर है, अमूमन जो उनकी क्वालिटी है वो बेहतर ही रहती है। तो यहाँ पर जब मेरा ये क्लाउड्स वाला यानी बादलों वाला फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, अब मैं इसको मूव करूँगा यानी ये लेयर सेलेक्ट करूँगा उकाब वाली, उसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करके पहले मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ साइड पे और फिर इसको खींच के बड़ा कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे। तो अंदाज़े से अगर मैं बात करूँ तो नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़कर, यानी इसकी जो टांग है तकरीबन उतनी ही जगह छोड़ी है मैंने इसके इस पैर के नीचे, और इसको बड़ा करके लाया हूँ यहाँ पे तकरीबन तस्वीर के तीसरे हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा। डिवीजन का अगर पता नहीं चल रहा है कि अंदाज़न कितनी हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू में जाकर एक न्यू गाइड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। न्यू गाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, बल्कि हम लोग यहाँ पे व्यू न्यू गाइड लेआउट बनाते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या डिविजन्स बनाई हैं। तो यहाँ पे देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सी एक लाइंस डिफ़ाइन हो गई हैं, जो कि मैंने अभी खुद इसको बताया है कि ये नया गाइड का लेआउट है, यानी एक बिल्कुल हमारा एक अरेंजमेंट है, एक ब्लूप्रिंट है कि कहाँ कहाँ आकर हमारी तस्वीरें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। ये जो है मैग्नेटिक होते हैं, यानी कोई भी तस्वीर इनके अंदर लाता हूँ, इनके करीब लाता हूँ तो वो इनके साथ चिपक जाती है। इसके अलावा ये मुझे तस्वीर को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, चाहे मैंने इसको रूल ऑफ थर्ड में डिवाइड करना हो या वैसे ही तस्वीर को डिफरेंट पार्ट्स में डिफ़ाइन करना हो। जैसे कि किसी भी मैगज़ीन में होता है, तस्वीर का हिस्सा डिफ़ाइन होता है, टेक्स्ट का हिस्सा डिफ़ाइन होता है, टेक्स्ट साथ साथ चल रहा होता है, तस्वीर साथ साथ नज़र आ रही होती है, तो वो क्या होता है, वो गाइड्स के ज़रिए होता है। गाइड्स में आके मुझे सिर्फ 3 वर्टिकल लाइंस चाहिए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कॉलम्स। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए हैं। सिलेक्टेड है कॉलम्स का बॉक्स, नहीं सिलेक्टेड होगा तो वो शो नहीं होंगे। कॉलम्स का बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है, 3 का नंबर सिलेक्ट किया है, रोज़ को हाइड कर देता हूँ और मार्जिन मेरा ऑफ है और ये ऑप्शन मेरे सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस बना ली हैं, यानी क्लियरली पता चल रहा है कि
जो मेरा जो फाल्कन है या उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकाला है, और जो तीसरा हिस्सा है उससे थोड़ा सा उसका जो पंख है वो बाहर जा रहा है। मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया कि इसकी जो डायमेंशन है वो अंदाज़न कितनी है, ताकि आप लोग भी उसको सेट कर लें। इसके सेट होने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करूँगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास टूल्स के अंदर ही यहाँ पे ये टी लिखा होगा, ये टी, इसके ऊपर मैं आकर क्लिक कर देता हूँ और फिर मेक श्योर करूँगा कि मैं ये मास्क के ऊपर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल जो लेयर्स हैं, ये जो है नॉर्मल लेयर्स के थंबनेल्स हैं, और वो जो साइड पे हैं वो मास्क हैं। मास्क के अंदर जब कोई भी चीज़ बनती है तो वो रियलिटी में हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ एक मास्क है, उसको हम चीज़ों को छुपाने या दिखाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन लेयर सेलेक्ट करूँगा इसकी, और फिर टी के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मेरी नई लेयर जो है वो इसके ऊपर बन जाए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने पे मेरा जो टेक्स्ट है वो बन जाएगा। क्लिक करके ड्रैग नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टूल को लेकर एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, तो उससे मेरा जो टेक्स्ट है वो बन जाएगा। अब टेक्स्ट अगर नज़र नहीं आ रहा या टेक्स्ट के अंदर कोई भी इशू है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो आइकॉनिक पैनल्स मैंने ऐड करवाए हैं, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर का एक पैनल ऐड करवाया हुआ है। कैरेक्टर का पैनल अगर शो नहीं हो रहा है तो विंडो के अंदर जाकर यहाँ पे कैरेक्टर लिखा होगा, ये इसके ऊपर टिक कर देंगे तो वो खुद ब खुद आपका ऑन हो जाएगा। और जब वो ऑन हो जाएगा तो अगर वो ड्रैगिंग के तौर पे है, यानी इस तरह होगा ड्रैग के तौर पे, तो उसको आप पकड़ के यहाँ पे लाकर फिट कर देंगे हमारी आइकॉनिक पैनल्स की विंडो के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर अगर कोई भी मसला है या मेरे जैसा शो नहीं हो रहा है, तो फिर कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करूँगा मैं आकर, और यहाँ पे कैरेक्टर की जो पैनल है उसके टॉप राइट के अंदर मुझे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करने पर मुझे यहाँ पे एंड पे एक रीसेट कैरेक्टर का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करने पे जो आपका जो कैरेक्टर है वो अपनी डिफ़ॉल्ट जो हालत है उसके अंदर वापस आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट हालत का मतलब ये है कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं कहीं उनके दरमियान कोई स्पेसिंग तो ऐड नहीं हुई या फिर कोई भी जो टेक्स्ट है उसको खींच के बड़ा तो नहीं किया हुआ था पहले किसी ने फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते वक्त, या फिर कहीं जो हमारा जो टेक्स्ट है वो टिल्टेड तो नहीं था, या फिर उसके ऊपर कोई बोल्ड अप्लाई तो नहीं था। तो उन सारे ऑप्शंस को ख़त्म कर देता है बाय जस्ट सिलेक्टिंग, यानी सिर्फ क्लिक करने पर रिसेट कैरेक्टर के बटन को। रिसेट कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है। उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ऊपर जब फ़ॉन्ट का जो आप टूल है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट के टूल की बार के अंदर जहाँ पे ये छोटा टी और बड़ा टी नज़र आ रहा होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करने से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, यानी क्लिक एंड ड्रैग तो उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ करने से छोटा होता है। तो ये ज़्यादा स्मूथली नहीं होता है मोस्ट लैपटॉप्स के अंदर। अगर पीसी है तो उसके अंदर सही से हो रहा होगा, लेकिन लैपटॉप्स के अंदर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसमें ये ऑप्शन जो है अचानक से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसी मशीन्स के अंदर जब भी टेक्स्ट के साइज़ को आल्टर करना है तो टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करना है, यानी उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है और फिर कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल टी प्रेस कर देना है, तो उससे वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से भी जब आप इसको बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होगा, वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा, वो खींच नहीं रहा, क्योंकि वो एक वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करने से भी उसके ऊपर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मेक श्योर करें कि ट्रांसफॉर्म करते वक्त विड्थ और हाइट के दरमियान ये जो चेन लिंक है ये ऑन है, ताकि विड्थ और हाइट एक दूसरे के साथ जंजीरों से जुड़ जाएं और जब वो बड़े हों तो वो एक साथ बड़े हों। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को बड़ा करके देखा है। अब मैं इस टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट का मतलब जो हम एमएस वर्ड में भी यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप है टेक्स्ट की ही। तो उसको भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आइकॉनिक पैनल में जो हमने कैरेक्टर लिया है उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि इस वक्त क्लिक नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फ़ॉन्ट के अंदर और यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा ऊपर वाली बार से।
एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट मुझसे क्लिक हुआ, मैंने उसको डिलीट कर लिया। तो अब फ़ॉन्ट, और यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ कैरेक्टर के पैनल से। यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट जो है वो ख़ुद डाउनलोड किया हुआ है, जो कि है बैंगर्स का फ़ॉन्ट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये फ़ॉन्ट मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, मैंने सिंपली गूगल के ऊपर जाकर, गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोगों को फ्री फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं। फ्री फ़ॉन्ट यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। सिंपली मैंने सर्च किया है BANGER, तो यहाँ पे मेरा ये फ़ॉन्ट मुझे मिल गया है, ये वाला। यहाँ से मैं गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड कर देगा। आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं इसके बारे में कि गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके बाद में उसको ऐड कैसे करना है। तो अगर करना चाहते हैं तो वो आप साथ साथ इसको भी कर लें। फ़ॉन्ट्स के ऊपर और ब्रशेस के ऊपर जो हमारी वीडियो है वो बाद में बनेगी। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट अगर डाउनलोड होता है तो कर लें, नहीं तो आप कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अपनी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल के अंदर वापस आता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये फ़ॉन्ट ऐड हो गया है बैंगर्स के नाम से। यहाँ पे ही आइकॉनिक पैनल के अंदर ही मुझे कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कलर का जो थंबनेल है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कलर्स के ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पे मैं अपनी जो प्रोफाइल है, जो किसी मकसद के लिए बन रही है या किसी ब्रांड के लिए बन रही है, उसके लिए मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा और बहुत ज़्यादा उस कलर को फिर इस्तेमाल करूँगा तस्वीर के अंदर। तो कोई भी एक कलर, मैं यहाँ पे ग्रीन का सोच के आया था तो मैं यहाँ ग्रीन ले रहा हूँ और हाईली सैचुरेटेड ग्रीन ले रहा हूँ। यानी देखें यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू क्या है, 255 वैल्यू है, यानी ग्रीन बहुत अच्छा वाला ग्रीन है जो कि मोस्ट ग्रीन है। और उसके अंदर 108 है, यानी रेड की हल्की सी अमाउंट उसके अंदर ऐड हुई हुई है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रीन आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इसी एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में क्लिक करें एक दफ़ा और फिर इसको खींच के ऊपर ले जाएं। और जब ये पैरेट सा सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको फिर ओके कर दें। ओके होने के बाद मेरा ये टेक्स्ट टूल ओपन है, यानी टी वाला जो टूल है वो ओपन है। तो मैं यहाँ पे इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओपन है टी वाला टूल। जब मैं टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ तो वो जो मार्क है टाइपिंग वाला, उसके गिर्द जो पहले बॉक्स था वो गायब हो जाता है। जब वो गायब होगा इसका मतलब ये है कि अब आप लोग अपना पहले से बना हुआ जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब इसको मैं एडिट कर लूँगा। बैक स्पेस से मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरा स्लोगन है इस तस्वीर का वो मैं लिखूँगा, जो कि मेन मेरा पॉइंट है टेक्स्ट का, वो है मेरा बिल्ट स्पेस बार अलाइक। बिल्ट अलाइक मैंने सोचा था वर्ड, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे आके लिख लिया है पैरेट कलर के अंदर। अब जब ये मैं लिख रहा हूँगा, अब भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। कैसे? जब मेरी टाइपिंग ऑन है, यानी टेक्स्ट के नीचे जो है एक लाइन आ रही है और यहाँ पे एक चीज़ लाइन जो है वो ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऑन है। यानी मैं यहाँ आया, यानी टेक्स्ट जो है वो एडिटिंग के लिए ऑन है। जब टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ऑन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने पर एक मूव का निशान नज़र आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं टेक्स्ट टूल के अंदर ही हूँ। जब ये मूव का निशान शो होना शुरू हो जाए, जहाँ भी शो हो रहा है वहीं पे क्लिक कर दें तो टेक्स्ट मूव होने लग जाता है। ये बहुत ही एक हैंग करने वाला तरीका है, अटकने वाला एक मेथड है। इससे मैं इसको मूव नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब टेक्स्ट मेरा एडिट हो जाए तो फिर से टेक्स्ट का जो थंबनेल है उसके ऊपर आके क्लिक करूँगा और फिर मूव टूल लूँगा। मूव टूल मैं शॉर्टकट के साथ ही लूँगा, वी के साथ मैंने मूव टूल ले लिया है। और मेक श्योर करूँगा कि यहाँ लेयर सेलेक्टेड है और यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन बंद है। ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन जो है वो मैं बंद इसलिए रखता हूँ ताकि जब मैं क्लिक करूँ तो कोई और चीज़ सेलेक्ट होकर मूव ना होने लग जाए। ऑटो सेलेक्ट का मतलब क्या है? यानी कि जो मूव का टूल है वो खुद ब खुद किसी भी चीज़ को पकड़ लेगा, यानी ऑटोमेटिकली जो है वो इसका प्रोग्राम जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे जो चीज़ होगी उसको मूव कर देगा। तो चीज़ों की प्रोक्सिमिटी, यानी चीज़ें कहाँ तक फैली, नज़र तो ये ईगल इतना ही आ रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन होती है तो आप अंदाज़ा करेंगे ट्रांसफॉर्म ऐसे ऑन होता है, इस तरह से। तो हकीकत में यहाँ पे
अगर मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया मूव लेकर, तो हो सकता है मेरा जो उकाब है वो भी मूव होना शुरू हो जाए। तो ऑटो सिलेक्ट को बंद करें और जिस लेयर को मूव करना है उस लेयर के ऊपर जाकर क्लिक कर दें। टेक्स्ट की लेयर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, यानी अब मैं कहीं भी जाकर क्लिक करूँ मूव का टूल लेकर, तो वो टेक्स्ट को ही सिर्फ मूव करेगा। टेक्स्ट को मैंने लिया मूव करके, मैं यहाँ नीचे ले आया। अब मैं इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा करूँगा। कैसे बड़ा करना है? जैसे मैंने पहले बताया, कंट्रोल T के ज़रिए, कंट्रोल T प्रेस करने से मुझे इसके गिर्द ये बॉक्सेस मिल जाएंगे और मैं इसके साइज़ को बड़ा कर लूँगा। इसको मैं लेके कितना नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ अंदाज़ा करें जहाँ पे इसका जो पैर है वो ख़त्म हो रहा है, तकरीबन उसके आसपास ही मैं उसको नीचे ला रहा हूँ, उससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया, थोड़ा सा और बड़ा करूँगा मैं यहाँ इसको, और इसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके रख लिया है। एंटर की प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट के गिर्द मुझे एक बाउंड्री अप्लाई करनी है, हर एक इंडिविजुअल लेटर के गिर्द, यानी बी के गिर्द भी, यू के गिर्द भी मुझे एक ब्लैक बाउंड्री चाहिए है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले बंद करूँगा इसके ऊपर क्लिक करके, और फिर जो मेरी लेयर है, लेयर जो है उसके अंदर खाली जगह है, खाली जगह के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे एक बिल्कुल नई विंडो शो होना शुरू हो जाएगी। इस नई विंडो के अंदर बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रोक का ऑप्शन। स्ट्रोक के ऑप्शन को खाली चेक नहीं करना है, चेक करने पे वो आपको स्ट्रोक के ऑप्शंस के अंदर नहीं लेके जाएगा। स्ट्रोक के ऑप्शंस के अंदर जाने के लिए मैं स्ट्रोक का जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर उसे चेक भी करूँगा। जब इसके अंदर आ जाऊँगा तो फिर मुझे स्ट्रोक के ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रोक्स के ऑप्शन के अंदर वो मुझे स्ट्रोक यानी बाउंड्री का कलर भी दिखाना शुरू कर देगा। इस कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा कलर पिकर ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैं एक्सट्रीम ब्लैक की तरफ आऊँगा और ओके करूँगा तो ये देखें मेरी बाउंड्री जो है वो शो होना शुरू हो गई है मेरे टेक्स्ट के हर एक लेटर के गिर्द। लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ क्लियरली लिखा पड़ा है कि साइज़। तो यहाँ पे मैं इसके साइज़ को यहाँ से कम करूँगा, जितना साइज़ मुझे यहाँ पे ठीक लगेगा वहाँ पे लाकर मैं छोड़ दूँगा। ये जो साइज़ है ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पे देखें मैं साइज़ टाइप भी कर सकता हूँ, यानी जहाँ 6 लिखा है यहाँ 7 लिख के देखता हूँ। 7 यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि नहीं देखते हैं। 10 लिखता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ भी हो रहा है अप्लाई। 10 यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। 10 का मैं यहाँ पे बाउंड्री उसकी ले रहा हूँ। साइज़ और ओपेसिटी मैं फुल रख रहा हूँ, और यहाँ पे पोजीशन इनसाइड सिलेक्टेड है, मुझे ये उसके बाहर चाहिए है। इनसाइड आउटसाइड का मतलब ये है कि जब मैं इनसाइड सेलेक्ट करता हूँ तो देखें, जूम करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल प्लस स्पेस से ही आपका ये जूम होगा, ये दूसरे जूम से जूम नहीं होगा। जब कोई पैनल ऊपर खुला होता है इस तरह का, तो नॉर्मल जो जूम है वो क्लिक ही नहीं हो पाता है। यानी मैं टूल्स के अंदर जा रहा हूँ और उसके अंदर जाकर मैं इस मैग्नीफायर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैग्नीफायर ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा स्पेशल एक जूम है जो इस सिचुएशन में ऑन होता है। वो होता है कंट्रोल की प्रेस करें, दबा कर रखें, फिर स्पेस को दबाएं और दबा कर रखें, क्लिक करके अपना जो माउस है उसको ड्रैग कर दें, तो उससे वो जूम हो जाएगा। जूम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, एक लेटर है, उसकी एक अपनी बाउंड्री है, यानी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ। ये देखें लेटर है और उसकी अपनी एक बाउंड्री है। ये तो स्ट्रोक की ओपेसिटी कम कर रहा है, इसको नोट करें। दूसरी बात को ये देखें आउटसाइड सिलेक्टेड है, यानी जो स्ट्रोक है मेरी देखें ओपेसिटी फिर से, यानी इसकी शफाफियत को मैं फिर से कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा लेटर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाहर फिर स्ट्रोक अप्लाई हो रही है, बाउंड्री अप्लाई हो रही है। तो यानी यहाँ पे आउटसाइड सेलेक्ट करने से जो मेरी बाउंड्री है वो इसके बाहर की जानिब ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर आउटसाइड की जगह इनसाइड सेलेक्ट करता तो देखने वाली बात यह है, ओपेसिटी कम करता हूँ तो उसने एक्चुअल में मेरा फ़ॉन्ट ही वहाँ से ख़त्म कर दिया है। यानी जो फ़ॉन्ट की जो एक्चुअल यहाँ पे एक सब्ज़ कलर था वो बाहर जा रहा था, जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे भी ग्रीन था, तो उसने उस ग्रीन कलर को ख़त्म किया है और फिर उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रोक अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे आउटसाइड ही रखूँगा ताकि ये देखें साइज़ में चेंज देखना है, यानी जो लेटर्स का साइज़ है उसके अंदर तब्दीली के ऊपर गौर करें। तो यहाँ पे इनसाइड लेटर छोटा हो जाएगा, आउटसाइड यानी लेटर उतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाहर फिर मेरी जो है वो स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगी।
और यहाँ पे ओपेसिटी मैं इसकी फुल रखूँगा ताकि ये मुझे पूरी तरह ब्लैक नज़र आए। और फिर मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा, जूम आउट करूँगा, मेरे टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक का एलिमेंट अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई होने के बाद अब मैं यहाँ पे मैं अगली तस्वीर जो है वो उसके अंदर लेके आऊँगा। नेक्स्ट जो तस्वीर है, जो मैंने तस्वीरें हैं, ये दोनों तस्वीरें जो कि एक प्लेन की, जेट प्लेन की तस्वीर है और दूसरी एक उकाब की तस्वीर है, ये दोनों ही मैंने नीचे जो है वो ड्राइव के लिंक में दे दिए हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी आप लोगों को दूसरे लेक्चर की जो फाइल्स हैं वो भी दी हुई हैं। यहाँ पे इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर तो आप लोगों का कंप्यूटर है तो क्लिक करने पर, दबाकर ड्रैग करने पे तस्वीर ड्रैग होकर फ़ोटोशॉप के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का लैपटॉप है तो मोस्ट लाइकली आप लोगों को इस तस्वीर को पहले खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तस्वीर ओपन हो जाएगी। तस्वीर के ओपन होने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो इस तरह से ये लैपटॉप्स के अंदर भी हो जाएगी। यहाँ फ़ोटोशॉप के आइकन के ऊपर आकर अपनी जब फाइल के अंदर आऊँगा तो उसके अंदर कॉपी का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। जब ये शो होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो अब ये देखें, मुझे इसके बॉक्स मिल जाएंगे। बॉक्स मुझे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है कि जब भी मैं कोई चीज़ ऐड करूँ तो उसके गिर्द मुझे ये बॉक्स शो करने हैं, जो कि मैंने जनरल प्रेफरेंसेस में या फिर फाइल हैंडलिंग के जो प्रेफरेंसेस हैं उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, जो कि इस सीरीज़ की पहली कुछ वीडियोज़ हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा, जो कि तकरीबन जो साइज़ है मेरा एक फ़्लो के अंदर आ जाए। यानी ये देखें, इस जो उकाब का ये जो पंख है, इस पंख का जो एंगल है वो तकरीबन इस प्लेन के एंगल के बराबर आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है। और ये जो नोज़ टिप है, जहाँ पे ये जो उकाब का पंख है वो बिल्कुल उठा हुआ है, यहाँ पे देखें बिल्कुल एक ऊपर की तरफ आ रहा है। यहीं पे मेरे प्लेन की जो है वो प्लेन के विंग की जो किनारा है वो इस तरह से यहाँ पे है और इन दोनों का एंगल आलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से मैंने इस प्लेन को यहाँ पे ऐड किया है, जेट प्लेन को। इसको ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर एक मूवमेंट दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लेन जो है वो स्पीड से मूव कर रहा है, यानी बहुत रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज़ लाने के लिए मैं इसके अंदर ब्लर ऐड करूँगा। यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इसकी लेयर को सिलेक्ट करूँगा और फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल जे सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल जे दबाने पर ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर देगा। डुप्लीकेट कॉपी तैयार होने के बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है फ़िल्टर का ऑप्शन। फ़िल्टर के अंदर ऑप्शन होगा ब्लर का ऑप्शन और ब्लर के अंदर ऑप्शन है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर का मतलब ही ये है कि आपने किसी हरकत को धुंधला करके दिखाना है। मोशन ब्लर से ही मैं इसके अंदर एक स्पीड मूवमेंट लेके आऊँगा। मोशन ब्लर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, उसने मेरी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर एक बिल्कुल मोशन सा अप्लाई कर दिया है, जो कि आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। लेकिन चूंकि मेरा प्लेन आगे पीछे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आगे जा रहा है, तो ये जो मोशन ब्लर है ये सिर्फ़ और सिर्फ पीछे की जानिब आएगी। मुझे ये इसके आगे नहीं चाहिए, सिर्फ पीछे चाहिए। उसको मैं सेट कैसे करूँगा? तो पहली बात तो ये है कि जो ब्लर है ऑटोमेटिकली जो इसका एंगल है वो सही आ रहा है, बिल्कुल जो प्लेन की जो मूवमेंट है बिल्कुल उसके जैसा ही आ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं आता इस तरह से, तो ये जो एंगल का यहाँ पे उसने रोटेशन व्हील दिया हुआ है, इसके अंदर क्लिक करके घुमाकर देखें इसको, तो ये देखें जो मोशन का एंगल है वो तब्दील हो रहा है। मैं यहाँ जूम आउट जूम इन करता हूँ प्लेन के ऊपर। मोशन ब्लर मेरी जो पैनल है वो ऑन है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देखें जहाँ पे भी वो मेरी तस्वीर को ऐसे मूव कर रहा है, कभी ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका मैं एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मोशन ब्लर किस तरह से है। यहाँ पे मेरा जो 17 डिग्री है वो सही लग रहा था, -17 डिग्री मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा -17, तो ये बिल्कुल जो है वो प्लेन के साथ लग रहा है, यानी प्लेन की मूवमेंट के मुताबिक ही आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने से पहले हम इसकी अमाउंट को चेक करते हैं, क्या ये अमाउंट ठीक होगी हमारे लिए कि नहीं।
मुझे ये अमाउंट भी जो है वो ठीक लग रही है बिल्कुल इसकी मूवमेंट के लिए। अमाउंट से मेरा मतलब क्या है कि जो मोशन ब्लर है वो खींचकर कितने फासले पर जाएगा, फासले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस ही लिखा हुआ है नीचे देखें, जो कि 1328 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे जा रहा है। यानी ओरिजिनल तस्वीर के सेंटर से वो तकरीबन 1300 पिक्सल्स खींच के आ गया है। तो देखें ऊपर हमें नज़र भी आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है यहाँ पे 1300। यहाँ ऊपर स्केल में मुझे इसके पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये रूलर ऊपर वाला ऑन नहीं है तो यहाँ व्यू के ऑप्शन में आएंगे ऊपर से मेन्यू बार में, और यहाँ पे रूलर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों को भी ये रूलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। रूलर्स जब नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो रूलर के ऊपर साइड क्लिक करने से, जो कि मेरा इस वक्त नहीं हो रहा, मैं माउस से ट्राई करता हूँ, इसको साइड क्लिक करता हूँ तो साइड क्लिक मेरा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर साइड क्लिक करने से मेरा मोशन ब्लर का पैनल इस वक्त ऑन है। यानी इस पैनल को मुझे यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस रूलर के ऊपर साइड क्लिक कर पाऊँगा। तो ये देखें साइड क्लिक करने पे मेक श्योर करें कि उसके अंदर पिक्सल्स सिलेक्टेड हैं। पिक्सल्स यानी ये यूनिट्स हैं, रूलर के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे पिक्सल सिलेक्टेड है तो वो आपको पिक्सल दिखाना शुरू कर देगा। दोबारा से लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, फ़िल्टर में जाऊँगा और ब्लर के अंदर जाकर मैं यहाँ से मोशन ब्लर को सिलेक्ट कर लूँगा। वो मेरे पुराने वाले ऑप्शंस में ही मुझे लेकर आ जाएगा। 1328 पिक्सल्स का जो है वो मोशन अप्लाइड है, यानी सेंटर से लेकर यहाँ पे देखें क्या नंबर आ रहा है, 1500, 1400, 1500 आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक 1300 पिक्सल्स तक वो उसको खींच के लेकर गया है। तो यहाँ से मैं पिक्सल्स की अमाउंट को देख भी सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ तो मेरा जो ब्लर है वो छोटा हो जाएगा, यानी वो खींच कर उसको कम पिक्सल्स के ऊपर लेके गया है, ज़्यादा पिक्सल्स पे नहीं लेके गया। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो सोच के आए थे पहले उसको ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1300 के आसपास मैंने एक नंबर अप्लाई किया है इसके ऊपर। ये जो नंबर है ये आप टाइप भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं स्केल के आखिर पे आकर कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ जो मुझे उस प्लेन की मोशन दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे फिर से कैंसिल कर दिया मैंने फ़िल्टर ब्लर मोशन ब्लर। ओके, ये जब अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चूंकि प्लेन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसका जो ब्लर है वो सिर्फ पीछे नज़र आएगा। तेज़ी से किसी चीज़ को मूव करें तो उसका जो आफ्टर शेडो है वो, यानी बाद में ज़ाहिर होने वाला जो उसका रंग है वो बिल्कुल पीछे नज़र आता है। इसी तरह इस प्लेन के साथ भी होगा। करना मुझे ये पड़ेगा, मुझे ये आगे से इरेज करने पड़ेंगे। इरेज मैं कैसे करता हूँ, लेयर की जो अपनी जो एक इंटेग्रिटी है उसको तंग किए बगैर मैं इसके अंदर इसको छुपाऊंगा, इसके ऊपर एक पर्दा बनाऊंगा जिसे हम फोटोशॉप की लैंग्वेज में मास्क कहते हैं। मास्क अप्लाई करने के लिए मैं इस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे लेयर पैनल के आखिर पे मुझे ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मास्क का ऑप्शन, जिसके अंदर एक वाइट बैकग्राउंड है और उसके अंदर ब्लैक कलर का एक एलिप्स बना हुआ है। क्लिक करने पे वो मेरी लेयर के ऊपर एक मास्क का एक जो लेयर है वो ऐड कर देगा। मास्क जो है इस वक्त वाइट है, यानी सारा कुछ नज़र आ रहा है। वाइट होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी उस लेयर के अंदर है वो सारा कुछ हमें दिखाई देगा। लेकिन जब मैं ब्रश टूल लूँगा, यहाँ से ब्रश टूल ले रहा हूँ और यहाँ से आकर हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रश है वो कौन सा है, सॉफ्ट राउंड ब्रश। सॉफ्ट राउंड ब्रश लेने के बाद मैं उसका साइज़ बड़ा करूँगा। साइज़ बड़ा करने के लिए मैं डब्बा ब्रैकेट है जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर, यानी बॉक्स ब्रैकेट है, उसको भी दबा सकता हूँ, वो साइज़ को बड़ा कर देगी। नहीं तो मैं आल्ट प्रेस कर कर राइट क्लिक प्रेस कर कर ड्रैग करके भी साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक साइज़ ले लिया है। फोरग्राउंड के अंदर कौन सा कलर सिलेक्टेड है, फोरग्राउंड में मेरा इस वक्त वाइट है, बैकग्राउंड में ब्लैक है। मुझे फोरग्राउंड में ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड में कोई भी हो। मैं बैकग्राउंड से वाइट कलर को उठाकर फोरग्राउंड में ले आऊँगा, उसके लिए मैं एक्स का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो ब्लैक कलर है वो ऊपर आ जाएगा। ब्लैक कलर के ऊपर आने के बाद
मेरा जो मास्क है वो सिलेक्टेड है, मास्क सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं उस लेयर के अंदर इस स्ट्रोक को अप्लाई करूँगा। देखिए मेरा स्ट्रोक अप्लाई नहीं हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऊपर ब्रश की बार है उसके अंदर ब्रश का फ़्लो कम सिलेक्टेड है। फ़्लो का मतलब ये है कि जो मेरा स्ट्रोक है, एक दफ़ा पेन का जो लाइन है वो लगाने पे कितनी स्याही पेन से बाहर आ रही है, तो वहाँ पे फ़्लो को मैंने बिल्कुल 100% कर लिया है। और अब मैं इस मास्क को सिलेक्ट करके उसके ऊपर यहाँ देखें, अब वो उसको इरेज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं प्लेन के ऊपर से कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो उसके इर्द गिर्द जो मेरा ब्लर है उसको मैं यहाँ पे इरेज करूँगा। इरेज किया, ये देखें एक्स्ट्रा जो लाइंस है सारी मैं यहाँ पे इरेज करूँगा, सिर्फ वही लाइनें रखूँगा जो मुझे इसकी मूवमेंट दिखा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इन एलिमेंट्स को यानी इन लाइंस को इरेज कर लिया है। जो भी मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही थी। यहाँ पे नोट करें कि जो किनारे हैं, ब्लर के जो किनारे होते हैं, फास्ट मूवमेंट जब होती है तो वो होती है किस तरह से, वो पहले इतनी नज़र आती है और फिर बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, यानी उसे कहते हैं कि लाइंस का कन्वर्ज हो जाना, यानी जो ब्लर की जितनी भी लाइंस हैं वो सारी कन्वर्ज हो रही हैं जैसे जैसे मेरा प्लेन आगे जा रहा है। मैं ब्रश ही लूँगा, ब्लैक कलर मेरा सिलेक्टेड है, लेकिन इस दफ़ा मैं फ़्लो को कम कर लूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई शार्प रेजिंग नहीं चाहिए है। ये स्मूदिंग का ऑप्शन है, स्मूदिंग हमारी 100 ही थी, बल्कि स्मूदिंग हमारी हमेशा 0 रहती है। यहाँ पे फ़्लो को लूँगा और यहाँ पे फ़्लो को बहुत कम कर दूँगा, 6% पे मैं लेके गया हूँ फ़्लो को। और फिर मैं जो बाउंड्रीज़ हैं इस ब्लर की, जो किनारे हैं, सिर्फ उनको यहाँ से हल्का हल्का ब्रश फेर के इनको हल्का सा जो है वो गायब सा करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो किनारे हैं, ताकि वो इतने रिजिड यानी इतने सॉलिड नज़र ना आए, जो कि मोशन की इफ़ेक्ट को ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जो किनारे हैं, जो जो कोने से निकले हुए थे, उन सब को मैंने इरेज कर लिया है। मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखें प्लेन जो है वो मेरा बिल्कुल स्पीड के साथ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्लेन के ऊपर जो ब्लर अप्लाइड है, अभी मेरा देखें फ़्लो कम है, तो मैं फ़्लो कम रख के ही इसके ऊपर से भी थोड़ा सा जो ब्लर है वो कम कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर भी अपना स्ट्रोक लगाऊंगा और इसके ऊपर से भी हल्का सा जो ब्लर है वो मैं कम कर लेता हूँ, ताकि प्लेन की मुझे हल्की सी जो है वो डिटेल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं कि ये एक प्लेन हमारे पास मूव कर रहा है। यहाँ पे ये वाला जो विंग है, इसके पीछे से भी मैंने जो है वो ब्लर की जो मूवमेंट है उसको इरेज किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक खिलौने जैसा लगने लग गया है। तो इसको मैं फिर से ऐड करूँगा। अब वापस मास्क के अंदर कोई भी चीज़ ऐड कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि ब्लैक कलर से चीज़ें छुप जाती हैं। तो ऐड करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करें, ऐड करने के लिए हम लोग वाइट कलर यूज़ करेंगे, जो कि मेरे बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है। उसको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लाने के लिए मैं एक्स की को प्रेस कर दूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर ब्रश फिर से अप्लाई करूँ तो मैं उस मूवमेंट को वापस ला सकता हूँ जो यहाँ पहले मौजूद थी हल्की सी। तो ये देखें मेरी मूवमेंट वापस आ गई है। अब ये देखें मेरा ये प्लेन जो है वो स्पीड के साथ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। देखें पहले ये इस तरह से था। मैं यहाँ पे स्मार्ट फ़िल्टर को शो हाइड कर रहा हूँ। फ़िल्टर को अप्लाई करने से पहले जो मेरा जो तस्वीर है वो स्मैट ऑब्जेक्ट थी। वो कैसे स्मैट ऑब्जेक्ट बनती है, वो जब आप लेयर के अंदर जाकर ख़ाली जगह पे क्लिक कर देते हैं, साइड क्लिक करते हैं, जो कि इस वक्त फिर से मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं माउस के साथ यहाँ पे आकर साइड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू स्मैट ऑब्जेक्ट। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कोई भी फ़िल्टर आप लोग अप्लाई करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे शो होना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं स्मार्ट फ़िल्टर, यानी फिर आप उसको दिखा भी सकते हैं और फिर उसको हाइड भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं इसको शो कराता हूँ, जो कि मैंने ऐड किया है अभी अभी मोशन ब्लर का फ़िल्टर। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद मैं ये जो टेक्स्ट का एलिमेंट है बुल्ट अलाई की जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक और एलिमेंट जो है वो मैं बनाऊँगा। वो मैं कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे जो प्लेन की ओरिजिनल लेयर है, एक तो ये लेयर है जिसके ऊपर ब्लर अप्लाई हुआ हुआ है, और एक नीचे जो हमारी लेयर है प्लेन की लेयर, उसको मैं लेता हूँ और उसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। क्लिक करके उसके ऊपर कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट जो है बन जाएगी। अब वो लेयर सिलेक्टेड है और मैं मूव टूल के अंदर जाता हूँ और वहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करके इस लेयर को खींच के मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर के गिर्द एक स्ट्रोक बनाऊँगा, और वो स्ट्रोक मैं कैसे बनाऊँगा, लेयर के अंदर जो खाली जगह मौजूद है उसके अंदर मैं आऊँगा और डबल क्लिक कर दूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो मेरे सामने आ जाएगी और यहाँ से मैं स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद स्ट्रोक का पैनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कलर के अंदर जाकर कलर का जो पिकर है वो जब वो ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस कलर पिकर से बाहर जाने पर ये मुझे एक आई ड्रॉपर का ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। इस आई ड्रॉपर के ऑप्शन से मैं कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा कलर जो है वो स्ट्रोक के अंदर आकर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा और इसकी जो इंटेंसिटी है यानी इस कलर का जो साइज़ है वो देखूँगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे तकरीबन इतना साइज़ ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो आउटसाइड लिखा हुआ है इसको मैं इनसाइड में रखूँगा। इनसाइड में रखने का फ़ायदा ये होगा जो प्लेन की डिटेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जितनी भी जो इसके अंदर माइनर डिटेल्स मौजूद हैं। अब मुझे सिर्फ इस स्ट्रोक को देखना है, बल्कि मैं स्ट्रोक के ऊपर अगर मैं ग्लो अप्लाई कर सकूँ, ग्लो के ऑप्शन में आया हूँ और बिल्कुल यहाँ से मैं इसके ऊपर एक और चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। एक तो हमने स्ट्रोक अप्लाई की है इन ऑप्शंस के साथ, और दूसरा मैं इसके ऊपर एक आउटर ग्लो यानी एक जो इसके बाहर एक और स्ट्रोक समझ लें जो ज़्यादा उसके अंदर एक ग्लो का जो है वो इंग्रेडिएंट है, यानी उसके अंदर एक हल्का सा ग्रेडियंट सा आएगा। आउटर ग्लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मुझे इससे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी। ओपेसिटी देखें उसके आर पार नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मैं ओपेसिटी को बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन कुछ ऐसा ही साइज़ और स्प्रेड, तो यहाँ पे तकरीबन इस तरह से थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ इसको मैं। तो ये ऑप्शन कुछ इस तरह से मैंने सेलेक्ट किए हैं। आप लोग भी इसकी बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को बिल्कुल इस तरह रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे येलो कलर मेरा पहले ही सिलेक्टेड था, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कलर पे और यहाँ से कोई भी कलर, जैसे येलो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो वो कलर जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। नॉइस मेरी ज़ीरो है, यानी जो मेरा रंग है उसके अंदर इस तरह से दाने दाने नज़र नहीं आ रहे, वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। ओपेसिटी यानी उसकी शफाफियत बिल्कुल ओपन है, यानी वो बिल्कुल अपने पूरेपन के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे स्प्रेड साइज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं, सॉफ्टवेयर यहाँ पे इनेबल्ड है, और यहाँ पे रेंज 100 है, जीटर जो है वो 0 के ऊपर है, और ये कंटोर जो है बिल्कुल जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्टेड है। ओके कर दूँगा। यहाँ पे मुझे इसके अंदर ये प्लेन नहीं चाहिए, यानी मैंने इसके ऊपर जो स्ट्रोक है वो तो अप्लाई की है, मैंने इसके ऊपर ग्लो भी अप्लाई की है, लेकिन मुझे इसके अंदर जो प्लेन है, जो जहाज़ है इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ, वो जहाज़ नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर पैनल के अंदर ही, फिल का ऑप्शन। फिल के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे आता हूँ जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, और वहाँ से इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। फिल का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने लेयर के ऊपर कोई भी स्ट्रोक या लेयर की कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई किया है तो फिल क्या करेगा, वो इफ़ेक्ट को छोड़ देगा और बाकी जो आपकी ओरिजिनल लेयर है उसको वहाँ से इरेज कर देगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फिल को ज़ीरो कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर इफ़ेक्ट्स को हाइड कर दूँ तो उस लेयर के अंदर अब कुछ भी नहीं है। इफ़ेक्ट्स मैंने शो करवा दिए हैं इस आई की आइकन के साथ। यहाँ मुझे इसका साइज़ छोटा चाहिए, लेयर सेलेक्टेड है और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो वो मुझे ऑप्शन दे देगा इसके साइज़ को छोटा करने का। यहाँ से पकड़ूँगा और इसके साइज़ को छोटा करूँगा, थोड़ा सा और छोटा करूँगा,
यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट ऊपर आ जाए और जो जो जहाज़ है वो पीछे चला जाए। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पड़ा हुआ है और जो लेयर है वो प्लेन वाली, वो ये वाली लेयर है। इसको पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा और टेक्स्ट के नीचे जब एक ब्लू लाइन शो होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे लाकर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये देखें, बिल्कुल एक परफेक्ट जो है वो हमारी यहाँ पे चीज़ बनी है। जहाज़ को मैं थोड़ा सा और नीचे मूव करता हूँ, ऊपर वाले नहीं, इस वाले लेयर को नीचे करता हूँ और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा ओरिजिनल जो प्लेन है ये वाला, इसके पीछे मैं जो इसके जेट इंजन्स हैं उनके पीछे से मैं एक आग निकलती हुई दिखाऊंगा। वो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस लेयर के ऊपर मैं एक नई लेयर बनाऊंगा जो कि लेयर पैनल में आके प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी नई लेयर बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा मेन्यू बार में, फ़िल्टर के अंदर, फ़िल्टर के अंदर से मैं यहाँ पे रेंडर के ऑप्शन पे आऊँगा जहाँ से हमने पहले क्लाउड्स लिए थे। अब मैं यहाँ फ्लेम का डिज़ाइन करूँगा। वो कह रहा है कि एक पाथ रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए। तो पाथ क्या होता है, यहाँ टूल्स के अंदर आएंगे, ये पेन की निब आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एक क्लिक करूँगा, एक और क्लिक, 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 क्लिक। ये जो बना है इसे हम कहते हैं पाथ। पाथ हमेशा पेन टूल के साथ बनता है। जब इतना सा एक सीधा पाथ हम बना लेंगे तो फिर मैं फ़िल्टर में आऊँगा, रेंडर के अंदर आऊँगा और फ्लेम के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, वन फ्लेम अलोंग पाथ का ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड होगा और उसके अंदर वो उस पाथ के अलोंग, यानी जो मैंने पाथ बनाया है बिल्कुल सीधा पाथ है, ये देखें बिल्कुल इसके जो है वो अलोंग वो हमें एक आग जो है, फायर जो है वो क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाऊं, मल्टीपल फ्लेम सेलेक्ट करूं, तो देखें उसी पाथ के अलोंग ही वो हमें दिखाएगा। तो हम लोग मल्टीपल फ्लेम्स लेते हैं अलोंग पाथ्स। ऑप्शंस को अगर आप लोगों के इस तरह से नहीं नज़र आ रहे तो सेम पोजीशंस पे लें या स्लाइडर्स को, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट इसी तरह से नज़र आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो इन ऑप्शंस को इस तरह से देख लें। इंटरवल 30 है, विड्थ 70 है, लेंथ 100 है और इस तरह से हमारा क्विकली ये क्रिएट होगा। ओके करूँगा तो देखो उसने वहाँ पे एक आग सी बना दी है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है सही से अभी हमें, क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो मैं पाथ जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, पाथ को सबसे पहले मैं यहाँ से इरेज करूँगा, एंटर दबाऊँगा, लेयर पे क्लिक, एंटर, जूम सिलेक्टेड है, यहाँ साइड पर क्लिक करता हूँ या फिर पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और अब एंटर प्रेस करता हूँ। पेन टूल पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो पाथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये लेयर है आग वाली, इस आग का साइज़ बड़ा करूँगा, अगेन लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और फिर इसके साइज़ को बड़ा कर लूँगा। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए हैं तो मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, उस लेयर की एक कॉपी बन जाएगी। जब वो बन जाएगी तो यहाँ पे देखें मैंने लेयर को यहाँ पे कॉपी किया है, एक लेयर ये थी और एक लेयर ये थी, ये दोनों डुप्लीकेटेड हैं। तो देखें पहले वाली लेयर की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है नई बनने वाली लेयर। तो मुझे ये सही लग रहा है जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये दोनों चाहिए हैं एक लेयर में। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, और फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा और नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूँगा। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी तो मैं जाकर कंट्रोल ई दबाऊँगा कीबोर्ड के ऊपर, तो वो दोनों एक लेयर बन जाएंगी। अब इस लेयर की एक डुप्लीकेट बनाऊँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा लेयर सेलेक्ट करके, तो उसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। मूव टूल के अंदर आऊँगा, नई लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको मूव करके दूसरे वाले जेट इंजन के नीचे ला के रख दूँगा। इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं अब फायर नहीं दिखाना चाहता, मैं अगेन इसके ऊपर मोशन ब्लर लगाऊंगा। यानी मैं चाहता हूँ कि आग बिल्कुल निकलती हुई दिखे, जैसे स्पीड से वो निकल रही है। आगे भी हम लोगों ने स्पीड के लिए मोशन ब्लर लगाया था। इस दफ़ा भी मैं ऊपर जाऊँगा, लेयर मेरी सिलेक्टेड है, मैं ऊपर फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन में मोशन ब्लर पे क्लिक कर दूँगा। तो वो देखें अब वो एक जेट की स्ट्रोक लग रही है, बिल्कुल जिस तरह से जेट इंजन के अंदर से बिल्कुल सीधी जो है वो बाहर आती है चीज़, बिल्कुल उस तरह से एक लग रही है, जो कि ठीक है हमारे लिए।
यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा। नीचे वाली लेयर पे, ऊपर वाली जो लेयर है अब ये वाली सादी, इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, फ़िल्टर, और यहाँ ब्लर, मोशन ब्लर, तो वो भी हमारी बिल्कुल उसी तरह अप्लाई हो जाएगी। इसका ब्लर कम कर सकता हूँ, इतना ब्लर मुझे यहाँ पे ठीक थोड़ा सा लग रहा है। ओके करता हूँ और नीचे वाली जो लेयर है ये थोड़े ब्लर वाली मूव करता हूँ इसको ऊपर, यानी ये वाली जो लेयर है इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, और ये जो बड़े ब्लर वाली है उसको यहाँ पे नीचे सेट करता हूँ। अब मुझे एक ऑरेंज फ्लेम चाहिए है और मैं चाहता हूँ जो दूसरी फ्लेम है हमारी ये वाली, इसका जो कलर है वो ग्रीन सा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा ऊपर एडजस्टमेंट्स के अंदर, एडजस्टमेंट्स नज़र नहीं आ रही तो अगेन मैंने वो पहले भी आप लोगों को कहा था कि वो कहाँ से ऐड करनी है, वो आप लोग कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स में। दूसरी जो पट्टी है उसके अंदर पहली जो एडजस्टमेंट है वो है ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो उस लेयर के ऊपर बना देगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ नीचे वाली लेयर के ऊपर अप्लाई हो, बाकी लेयर्स के ऊपर अप्लाई ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ऑप्शन है, जब प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी तो ये जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एरो का निशान आएगा, यानी कि अब ये सिर्फ नीचे वाली लेयर के ऊपर अप्लाई होगी। कलर चेंज करूँगा, कलर का मतलब क्या होता है, ह्यू चेंज करूँगा। जब मुझे ग्रीन नज़र आ जाएगी पैरेट तो मैं यहाँ से इसको लेकर ओके कर दूंगा तो ये मेरी बन जाएगी। अब यहाँ देखें ये जेट प्लेन के ऊपर भी जा रही है थोड़ी सी, इसको मैं इरेज कैसे करूँगा, मैं मास्क बनाऊँगा इसके ऊपर, फिर से लेयर के एंड पे आकर मास्क का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, मास्क बन जाएगा। ब्लैक कलर का ब्रश लूँगा यहाँ पे, ओके, और यहाँ से इसको अगेन जो फ्लो है उसको मैं पूरा कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा एंड पे मैं इसको रहने दूंगा यहाँ पे, लेकिन इस पंख के ऊपर तो ये नहीं शो होगी, इस वाले विंग के ऊपर ये डेफिनेटली नहीं शो होगी। इसको मैं यहाँ से निकालूंगा, फ्लो को कम करूँगा ताकि कोई हार्श या फिर मोटे किस्म के किनारे ना बने यहाँ पे। उसके बाद मैं आऊँगा ऊपर वाली लेयर पे, जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाले जेट वाली, जेट स्ट्रोक वाली, और इसके ऊपर भी एक मास्क बनाऊंगा। यहाँ पे आके मास्क पे क्लिक किया, मेरा ब्लैक ब्रश सिलेक्टेड है, ब्लैक ब्रश है और फ्लो 10% है इस वक्त, और यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ बस। उसके बाद मैं जूम आउट करता हूँ तो ये मेरे जेट के स्ट्रोक्स बन जाएंगे, लेकिन वो मर्ज नहीं हो रहे अभी, ये दरमियान में खला है जो रियलिटी में नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। उसके लिए ब्रश मेरा सिलेक्टेड है, सबसे ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ, लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके थंबनेल के ऊपर, फिर नीचे जो प्लस का आइकन है डस्टबिन के आइकन के साथ, वहाँ से एक नई लेयर बनाऊँगा। कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, फोरग्राउंड कलर पिकर जब ऑन हो जाएगा, आई ड्रॉपर शो होना शुरू हो जाएगा, तो ये कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ और यहाँ पे कम फ्लो के साथ ही यहाँ एक स्ट्रोक लगा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे किनारे इसके बहुत ही सीधे सीधे जा रहे हैं। ये लेयर पे क्लिक करूँगा और हाइड शो करके देखूँगा कि ये कौन सी लेयर है, और फिर इसके मास्क के ऊपर आऊँगा, ब्रश लूँगा, ब्लैक ब्रश लूँगा, साइज़ छोटा करूँगा और फिर इसको एंड से थोड़ा सा बिल्कुल कन्वर्जेंस दिखाऊँगा इसकी, किस तरह से ये बिल्कुल एंड तक जाते जाते जो है वो छोटी हो रही है। इस लेयर के ऊपर आऊँगा ऑरेंज वाली, और फिर इसको भी मैं कंट्रोल जी, इसके मास्क पे जाऊँगा, ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से नोक बना लूँगा इसकी। तो ये हमारा जो जेट इंजन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पे अब मैं एक और टेक्स्ट जो है वो ऐड करूँगा। पहले हम यहाँ पे इस ईगल के ऊपर जो है वो आते हैं और यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे ईगल है मेरा, ये वाली लेयर है और इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन अप्लाइड है इस तरह से। इसके ऊपर इस ह्यू सैचुरेशन के ऊपर मैं एक और नई लेयर बनाऊंगा, प्लस के ऊपर दबाकर ब्रश लूँगा और इस दफ़ा मैं ब्रश के अंदर जाकर हमारे जो जनरल ब्रशेस हैं इन्हीं में से एक ये वाला ब्रश लूँगा, हार्ड राउंड प्रेशर साइज। जूम इन करूँगा थोड़ा सा, ब्रश में आऊँगा और यहाँ पे इसकी आँखों के गिर्द मैं एक पैटर्न बनाऊँगा। किस कलर का? जब ब्रश ऑन होगा मेरा तो मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा, वो आई ड्रॉपर में चेंज होगा। जो भी कलर चाहिए क्लिक कर दूँगा, वो कलर ले लिया जाएगा। और अब मैं इसकी आँख के गिर्द एक स्ट्रोक लगा दूँगा, कोई भी रैंडम स्ट्रोक, सिर्फ उसको एक मूवमेंट देने के लिए। इस तरह से आप लोग भी कोई भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। मुझे सिर्फ उसकी आंखों के अंदर एक इंटरेस्ट ऐड करना था जो मेरे थीम के साथ भी रिलेट करता होगा। इस तरह से ये हो जाएगा। साइज़ थोड़ा इसका छोटा है, हम लोग ब्रश लेते हैं वापस से, साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर जूम करते हैं इसको। ब्रश अब ये कुछ ठीक सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसकी आंखों के अंदर सिंपल ब्रश के साथ एक स्ट्रोक्स लगाए हैं, रैंडम स्ट्रोक्स, जो कि आप भी लगा सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा कंप्लीट हो गया है काम। यहाँ पे एक और चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगा, सबसे ऊपर वाली लेयर पे जाऊँगा और वहाँ जाके फिर यहाँ टूल्स के अंदर आऊँगा, टी टूल लूँगा, टेक्स्ट का टूल है, ओपन कर लूँगा टेक्स्ट के टूल को। मेरा फ़ोन पहले ही बैंगर पे सिलेक्टेड है और कलर मेरा ग्रीन पे सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा प्लेन को, जो कि मैंने सोचा है रैप्टर F9। इसको नाम देने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट की लेयर के ऊपर कंट्रोल T दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा। अब मैं T मेरा सेलेक्टेड है, नीचे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करैक्टर के अंदर आकर फ़ॉन्ट्स में जाकर कंसोल्स का फ़ॉन्ट होगा जो कि आप सबके पास होगा, वो ले रहा हूँ, कंसोल्स का ऑप्शन, कंसोल्स का फ़ॉन्ट। और फिर मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन ही रहने देता हूँ ग्रीन ही रहने देता हूँ इसका कलर जो है। और मैं इसके अंदर कुछ टाइप करना शुरू कर देता हूँ। A machine made to kill designed to win। यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा जो है वो कुछ भी जो है वो मैंने यहाँ पे आके टाइप कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बनाऊँगा, बॉक्स क्रिएट करूँगा। वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, पहले मैं इस रैप्टर को भी मूव करता हूँ क्लिक करके और इसको यहाँ पे करके अरेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करूँगा। शेप मैं कैसे बनाऊँगा, सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ जाता हूँ और फिर शेप मेरा यहाँ टूल में लेता हूँ शेप को और यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके फिल जब मुझे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा शो ऑटोमेटिकली तो टेक्स्ट के ऊपर ये शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर बार में फिल आ जाएगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर चूज़ करें,
रिसेंट में शो हो ही रहा होगा, नहीं होता तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कलर पिकर शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये ठीक है। मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, शेप को क्लिक करके ओपेसिटी में जाकर इसकी ओपेसिटी कम करके इसको क्लिक करके ड्रैग करके टेक्स्ट के नीचे ले जाऊँगा। उसके बाद मैं इसको फिर से मूव करूँगा। मूव करने के बाद मैं इसके अंदर से थोड़ा सा जो हिस्सा है टेक्स्ट को मूव करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे करके लाते हैं। शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे लेयर के आखिर पे मास्क का ऑप्शन है, क्लिक करूँगा। ब्रश लूँगा, ब्लैक ब्रश लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँगा। इरेज थोड़ा सा जो है वो किया है और यहाँ से भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। कंट्रोल Z, रैप्टर F9 को मूव करके देखते हैं। यहाँ पे मूव रैप्टर F9, ओके। एक और लाइन ऐड करता हूँ। शेप के ऊपर आया हूँ, उसके मास्क के ऊपर आया हूँ, ब्रश लेता हूँ, ब्रश को बनाता हूँ हार्ड राउंड ब्रश, ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, ओके। थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ और फिर शिफ्ट दबा कर रखता हूँ और फिर यहाँ से एक लाइन शुरू करता हूँ और फिर उसको यहाँ तक ले जाता हूँ। सिंपली एक लाइन के ज़रिए जो है वो हम लोगों ने इस एलिमेंट को ऐड किया है और ये बिल्कुल उसके अंदर सूटेबल लग रहा है। ये थोड़ी ऑप्शन जो लाइन है वो थोड़ी सी ब्लर्ड है, मास्क के ऊपर ही रहूँगा। ब्रश लूँगा, हार्ड राउंड ब्रश है, इसीलिए अगर मैं उसके साथ लगाऊंगा तो ये लाइन नज़र नहीं आएगी। लेकिन लाइन को लगाऊंगा कैसे? मैं क्लिक, एक दफ़ा क्लिक करूँगा, शिफ्ट अब दबाऊँगा, दबा के रखूँगा और अब एक दफ़ा यहाँ क्लिक करूँगा तो वो देखें उसने लाइन को बिल्कुल फाइन कर दिया है ब्लैक कलर के साथ। हल्का सा यहाँ एज अगर नज़र आ रहा है तो मैं उसको फिर बाद में रिटच कर लूँ। जूम आउट करूँगा और यहाँ पे मेरा एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। कंट्रोल S करूँगा ताकि मेरा काम जो है वो सेव होता रहे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ और एलिमेंट्स ऐड करूँगा। टेक्स्ट में यही वाला ले लेता हूँ, अ मशीन मेड टू, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा, उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। जब डुप्लीकेट बन जाएगी तो टूल में आके मूव टूल पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे लाकर रख दूँगा। रखने के बाद मैं टी में आऊँगा, टूल के अंदर टेक्स्ट टूल में, और इसका जो टाइप है उसको चेंज करूँगा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, सिलेक्ट करूँगा, बैक स्पेस और फिर कुछ भी टाइप कर दूँगा। टाइप होने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है। अगर ये ईगल के पीछे जाए तो कैसा लगेगा। इसको लेयर को पकड़ूंगा और उकाब के जो है वो मैं इसको नीचे ले आऊँगा। अगर ये सही लेयर होती तो कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ये टेक्स्ट वाली लेयर थी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके उकाब के नीचे लाऊँगा। नीचे लाया हूँ तो देखें उसका कलर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये लेयर लगी हुई है, यू सैचुरेशन की लेयर, जो कि नीचे वाली तमाम लेयर्स के ऊपर इस वक्त इफ़ेक्ट हो रही है। इसको हम लोग ऊपर ही इस वक्त एडजस्ट करके देखते हैं जहाँ पे ये था, और फिर हम लोग इसको पीछे ले जाने के लिए सिंपली इसके ऊपर मास्क बना सकते हैं। अगर ये ठीक लगे तो मूव टूल लूँगा, यहाँ पे इसको फिर से अरेंज करूँगा।
यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहाँ पे ये रखे जाने पे बिल्कुल सही जो है वो लगेगा। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे जो है वो अरेंज कर देता हूँ और फिर जूम आउट। अभी अगर मैं इस कंपोजिशन की तरफ देखूँ तो ये मुझे ज़रा सी जो है वो वाश्ड आउट लग रही है। यानी वाश्ड आउट का मतलब ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल मुझे एक डल बैकग्राउंड लग रहा है, उसके अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं है। तो अब मैं बैकग्राउंड के अंदर वो चीज़ ऐड करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा? सबसे आखिर पे हमारी ये बैकग्राउंड वाली लेयर है जिसके अंदर हमारे क्लाउड्स मौजूद हैं, उसके ऊपर आकर मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा। वो कैसे बनाऊँगा? ये सबसे ऊपर वाली लाइन में तीसरा ऑप्शन है कर्व्स का। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दिखाएगा जिसके अंदर ये मुझे, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे अभी के लिए, सिर्फ इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। कर्व्स बेसिकली हमारी जो ब्राइटनेस है उसके साथ थोड़ी सी, उसके अंदर थोड़ी सी ट्विकिंग करेगी। वो कैसे करेगी? यहाँ से जब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये मेरी फ़ाइल की जो ब्राइटनेस का लेवल है उसको नीचे ले आएगा। ऊपर लेके जाऊँगा तो वो उसको और ज़्यादा ब्राइट कर देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ हल्का सा इसको नीचे लेके आऊँगा ताकि जो बैकग्राउंड है उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ पूरी की पूरी कर्व को, यानी हर एक जो उसका लेवल है उस सब को जो है वो मैं नीचे ले आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये टेक्स्ट मौजूद है, अगर मुझे पता लगे ये यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला जो टेक्स्ट है वो मेरा यहाँ पे मौजूद है। इसी टेक्स्ट की जो है वो मैं एक कॉपी बनाऊँगा अब कंट्रोल जे के साथ, और इसको मैं यहाँ से मूव टूल लेकर मूव कर लूँगा। इसका मैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँगा कंट्रोल टी के साथ। ये मैंने इसका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है, काफ़ी बढ़ा लिया है इसका साइज़ जो है। अब मैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। लेयर मेरी सिलेक्टेड है, ऊपर वाली मेन्यू बार से फ़िल्टर, रेंडर, बल्कि हम लोग इस दफ़ा पिक्सेलेट में जाएंगे और इसके ऊपर एक पिक्सल वाला एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड लग सकेगा। पिक्सेलेट के अंदर जाकर मैं यहाँ पे मोज़ेक का ऑप्शन है, क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि इसको रास्टराइज करना पड़ेगा, यानी चूँकि मैं इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ओरिजिनली जो है वो टेक्स्ट एक वेक्टर होता है, तो मैं पिक्सल को ही बड़े बड़े पिक्सल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको आकर रास्टराइज पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे अमाउंट अभी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं कम करके देखता हूँ। ओके करता हूँ। साइज़ मुझे इसका अभी भी छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसको मूव करके यहाँ पे अभी के लिए साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग, कंट्रोल टी, और ये इस तरह यहाँ पे आकर अरेंज हो जाएगा। इसी की मैं एक और कॉपी क्रिएट करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा? मूव टूल के अंदर हूँ, आल्ट प्रेस करके फिर उसको ड्रैग करके मैं इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लूँ। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, फिर से ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ पे एक कॉपी यहाँ नीचे भी ले आता हूँ। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो इसको मूव कर लूँ। अब मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि ये प्लेन के पीछे चला जाए। वो कैसे जाएगा? कौन कौन सी लेयर है? एक ये लेयर है और दूसरी ये लेयर है, तो दोनों को शिफ्ट प्रेस करके दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर दोनों को उठाकर मूव करके मैं अपना जो प्लेन है उसके पीछे ले जाऊँगा, तो वो दोनों पीछे चली जाएंगी। ये वाली जो लेयर है इसकी मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। ओपेसिटी में आऊँगा और इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा। नीचे वाली लेयर भी लूँगा, यानी जो ये वाली लेयर है इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा, ज़्यादा नहीं।
और उसके बाद ये जो 01 है इसको भी देखते हैं, जो कि ये है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी ओपेसिटी भी कम कर दूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फाइनलाइजेशन इसकी की है। यहाँ पे टेक्स्ट है ये वाला हमारा भी। ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी मैं थोड़ा सा मूव करके देखता हूँ और उसको फिर इरेज भी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे टी टूल में आऊँगा और इसकी थोड़ी सी जो है वो मैं बैक स्पेस और फिर इसको फिर से मूव करके देखता हूँ। सेलेक्ट मूव और फिर यहाँ पे जो O1 है इसके साइज को बड़ा करके देखते हैं। कंट्रोल टी तो ये जो है जो हमारा प्रोजेक्ट है अब वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर थोड़ा सा पहले जो हमें थोड़ा डल डल सा लग रहा था ये, उसके अंदर अब थोड़ी सी जो है वो एनर्जी आ गई होगी। तो अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीटेड है। इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है अगर एक तस्वीर के ज़रिए, तो ऊपर फाइल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। क्विक एक्सपोर्ट एज PNG क्लिक करूँगा, वो फ़ौरन से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मुझे दिखा देगा। इसके अलावा इसको PSD के तौर पे सेव भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 2, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।